तो नमस्कार और जय हिंदी साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरी डिमांड आप सब लोगों से यही है। आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, आप इसे व्यंग तौर पे ले सकते हैं और या मेरी विवशता कह सकते हैं। व्यंग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारी मजबूरी है और विवशता ही मेरी व्यंग है। क्योंकि फिर इन दोनों का कोरिलेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से भाजपा की सरकार के द्वारा जो एक कह सकते हैं क्यूमुलेटेड वे में किसी वोट डिमांड को और जिसकी डिमांड ज़्यादा है, यानी वोट जो लोग संख्या में ज़्यादा हैं, उस संख्या बल के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति इस प्रकार से हो रही है, जिसके अंतर्गत कुछ जो समाज के वर्ग हैं उनको इस प्रकार से किनारे किया जा रहा है। और इस वीडियो में और हम ये भी कोशिश करेंगे आपसे बताना कि किस प्रकार से एक षड्यंत्रिक रूप से ये किया जा रहा है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया जा रहा है। तो आज हम उस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं यूजीसी के जो नया बिल आया। मैंने पिछली वीडियो में बताया उस बिल के बारे में, क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करेगा, क्या क्या उनकी गाइडलाइंस है। मैं यहाँ कमेंट में पिन कर दूंगा उसके लिंक को, आप जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं हल्का फुल्का, अगर कोई ऑडियंस इस वीडियो के माध्यम से सीधा इस वीडियो पर आया तो मैं उसके लिए बता दूँ कि यूजीसी का जो बिल है उसके अंदर पर्टिकुलर 3 कम्युनिटीज़ और फिजिकली वीक जो कि फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं और महिलाओं के लिए, यानी कि एससी एसटी ओबीसी महिलाओं और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एकेडमिक लेवल पर रिप्रेजेंटेशन को मस्ट करना और उनके प्रति किसी भी तरह का जातीय भेदभाव, किसी भी तरह का शोषण होता है तो उसके प्रति कार्रवाई किया जाना पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हेड के द्वारा थ्रू इक्विटी स्क्वाड और इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी के जो बनाया गया है ईओसी, उसके थ्रू, ठीक है। और इसके बहुत सारे गाइडलाइंस थे कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं होगी तो फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी यूजीसी है वो कार्रवाई करेगी। बहुत सारा इसमें था और इसके अंदर पहले से ही यह मान के बनाया गया कि इन तीनों वर्गों का शोषण कौन करेगा? सामान्य वर्ग। अभी मैं इस जो आर्टिकल अभी 2026 वाला आया, 13 जनवरी को जो आया बिल, इससे पहले जो 2022 में जो यूजीसी का बिल था उसके अंदर एससी एसटी तो था पर ओबीसी नहीं था। और वो भी एससी एसटी ऐसे था कि इस तरह के जो इक्विटी स्क्वाड थे ये सब नहीं बनाया गया था। लेकिन इस वाले बिल में जो ओबीसी को भी ऐड कर देना, यानी जब समाज के तबके के 4 वर्गों में से, जो कि 4 वर्ग थे, उनमें से 3 वर्गों को आप साइड कर देते हैं और कहते हैं कि इनके प्रति ही शोषण होता है और शोषण करने का जिम्मेदार कौन है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ को। तो वो साफ तौर पे दिखता है कि किसको टारगेट किया जा रहा है। और फिर उसके बाद 2026 वाले में ओबीसी को भी जोड़ना उसके अंदर और फिर इस प्रकार के नियम कानून को बनाना, ये साफ तौर पे दिखाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो रॉलेट एक्ट हुआ करता था, जिसे हम ब्लैक एक्ट कहते थे, जिसके अंदर नो बेल, नो ट्रायल, नो बेल होता था और आप सीधा जेल में जाते थे, सेम काइंड ऑफ। और आज के समय भी रोलेट एक्ट है जिसे हम ब्लैक एक्ट कहते हैं, एससी एसटी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में ये साफ तौर पे मना के कहा गया कि भाई बिना जेल जब तक कार्रवाई ट्रायल पूरी नहीं होती है, विदाउट ट्रायल देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ जेल। लेकिन लेकिन दिस बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया? सेम चीज़ को बिल के थ्रू पास किया और मैंडेटरी कर दिया उस चीज़ को और प्रबलता से। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो दिखाता है। और फिर यूजीसी का बिल आया। अब मैं इसके जो क्रोनोलॉजी है वो समझाता हूँ। यानी नवंबर 2025 में, पिछले साल कांग्रेस की सरकार ने, कर्नाटका में उनकी सरकार है, और उन्होंने रोहित वेमुला एक्ट पास किया। अब रोहित वेमुला एक्ट क्या है? तो रोहित वेमुला था वो एक एससी एसटी कम्युनिटी से आने वाले छात्र थे, पीएचडी के स्कॉलर थे, पीएचडी छात्र थे। और 2016 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इन द सेंस वो सुसाइड कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनके सुसाइड लेटर में जो भी मिलता है और उसकी माई बर्थ इज माई फेटल इंसिडेंट, मेरा जन्म ही मेरी ये घटना है, दुर्घटना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है और बहुत सारे तुष्टीकरण, जातीय राजनीति करने की प्रयास किया जाता है। फिर यानी कि पिछले साल 2025 में नवंबर में कर्नाटक की सरकार के द्वारा रोहित वेमुला एक्ट को लागू कर दिया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रावधान ऐड कर दिए जाते हैं दंड के, जिसके अंदर शायद 3 साल की सज़ा, 1 लाख तक जुर्माना और फिर ऐसे ऐसे करके ढेर सारी चीज़ें उसमें। तो अब इस क्रोनोलॉजी को आप समझेंगे कि यूजीसी का बिल क्यों ऑल ऑफ सडन आया और इसके पीछे क्या क्या राजनीतिक कारण थे। यानी कि पिछले साल जनवरी में विनीत जोशी कमेटी, डॉक्टर विनीत जोशी की जो कमेटी बनी थी, उसको कमेटी बनाया गया था कि आप यूजीसी के ऊपर बिल के अंदर जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, जो कि आप सारे नियम और कानून को बनाएंगे, पेचीदा जो भी कानून थे इसके अंदर और भी रेगुलेशंस लाना है, वो बनाया गया। और उसके बाद उन्होंने केवल एससी एसटी को ही उसमें ऐड किया था। लेकिन फिर भी यही कांग्रेस की सरकार, जो दिग्विजय सिंह है, इन्होंने 29 जो उनके मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, फिर उसके बाद उस पर पीआईएल करते हैं और जो भी चीज़ कर करके उसके अंदर ओबीसी का भी नाम इसमें ऐड कराया जाता है। अभी देखिए तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकार से दोनों पार्टियां, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ 2 पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करती हैं। उसके बाद इसके अंदर ओबीसी को ऐड कराया जाता है 2016 में। यूजीसी के जो हेड थे जिग्नेश कुमार, आई थिंक मैं नाम उनका जितेंद्र कुमार या जगेंद्र कुमार उनका नाम था, डॉक्टर प्रोफेसर थे। अप्रैल 2025 तक जो उस समय यूजीसी के ड्राफ्टिंग कमेटी में भी वो थे, यूजीसी के जो हेड थे, वो उनको भाजपा की सरकार अभी पद्म भूषण अवार्डित करने जा रही है, ठीक है। तो
आप सोचिए कि उस व्यक्ति को जो उस बिल में होगा, उस कमेटी के अंदर होगा, जो इस प्रकार के जातीय भेदभाव और एक प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का कारण बनने वाला व्यक्ति, उसको पद्म विभूषण दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो दिग्विजय सिंह ने कमेटी के अंदर अपनी जो भी संशोधन किए और ओबीसी समाज को इसमें ऐड कराया गया। अब आप रिलेशन जोड़िए, 19 नवंबर में 2025 में कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट लाती है। उसके रेपोकेशन के अंदर यानी उसी चीज़, उस एक्ट के और भी ज़्यादा हितैषी बनने के लिए, क्योंकि आने वाले समय 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि SC ST OBC और इस प्रकार के वर्गों का तुष्टीकरण की राजनीति होगी तभी तो इनको वोट मिलेगी। तो भाजपा ने कहा कि कांग्रेस अगर इस प्रकार से उसकी करीबी हो सकती है तो मैं तो इतना हो ही सकता हूँ, मैं तो इतना भी नहीं करूँगा। क्या हुआ, 4% ही तो वोट है स्वर्ण समाज के, और जनरल कैटेगरी के कितने सारे वोट हैं? 5%, 10% होंगे। फैक्चुअली तो 90% वोट किसके हैं? SC ST OBC अदर कास्ट। तो क्या करना है भाई? तो 4% को लात मारो। और सीधे साफ तौर पे देखा गया इस बिल के अंदर, ये SC ST प्रावधान का एक दूसरा बिल है और ST सिमिलर टू SC ST पैरेलल एक्ट है। और आप सोचिए देखिए, अब मैं घटनाक्रम बताऊंगा ना कि कौन कौन से एक्ट इसमें हुए। एक तिवारी थे, विनीत तिवारी, और उनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, ठीक है। वो विष्णु तिवारी, सही नाम याद आ गया, देखिए विष्णु तिवारी को 2000 के अंदर उन पे SC ST एक्ट लगाया जाता है। तब उनकी उम्र 23 साल थी, वो जेल जाते हैं, जेल चले गए, 20 सालों तक कार्रवाई होती है, 23 सालों तक, माफ़ करिएगा। 2022 दिसंबर या अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट था वहाँ का, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्हें बेल बाइज्जत बरी करता है और कहता है कि इनके ऊपर फॉल्स SC ST एक्ट लगाए गए थे। 23 साल बाद वो आदमी आता है घर अपने और जाता है और देखता है तो पाता है कि उसकी माँ मर चुकी है, उसका भाई मर चुका है, उसके परिवार में अब कोई नहीं बचा है। अब वो सरकार से क्या डिमांड करता है? लोग, मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि सरकार से आपकी क्या डिमांड है? तो कहता है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कहता है कि मेरा परिवार दे दो। आप सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन लगाया गया, उस एलिगेशन के कारण उसकी पूरा परिवार ख़त्म हो गया, उसके टेंशन के अंदर आकर वो मतलब डिस्प्रेशन में चला गया और वो डिप्रेशन में था, और उसके बाद उसके मस्तिष्क की या उसकी मानसिक हालत, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यही नहीं, मैं पंजाब के 10 केसेस देख रहा था, पंजाब में ऐसे केसेस हुए, हरियाणा में ऐसे केसेस हुए। अभी कितने सारे लॉयर्स हैं जिन्होंने फॉल्स SC ST एक्ट लगा के पैसे वसूली की। अभी एक 3rd ईयर की छात्रा थी कॉलेज के अंदर, उसको किसी SC ST कम्युनिटी के लड़के ने प्रपोज़ किया और वो जनरल कैटेगरी की थी, उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। उसके बाद क्या होता है उसके साथ? वो जाके उस पर केस कर देता है, 10 सालों तक वो जेल में रहती है। उसके भविष्य की उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस एक्ट के अंदर किसी भी तरह का हम मानते हैं, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, परंतु उस चीज़ के आड़ में आप इस प्रकार के नियम और रेगुलेशन बनाएंगे जिसके कारण और भी उस कम्युनिटी के अंदर आप दहशत बनाना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे दोस्त होते हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं। अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई, हम लोग आपसी में ही बहुत मजाक करते हैं, हम लोग आपस में ही कुछ हुआ और हमारे आपसी विवाद, पर्सनल दुश्मनी को अगर वो जाति सूचक लेकर और उस चीज़ से कंप्लेन करे, और उसके अंदर प्रावधान कैसे एनोनिमस रह सकता है, अपना नाम नहीं रिवील कर सकता, तो इसमें अगर बदला लेना हो, बदला लेने का मकसद हो, किसी से पर्सनली दुश्मनी लेकर मकसद हो, तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो ये सवाल उठाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले इस लेट पर मैंने लिख के लाया था कि वोट फॉर BJP, ठीक है। भविष्य में हमें भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास अपोजिशन नहीं है उस स्तर पे, और मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, हमारी हालत ऐसी हो चुकी है, किसी की भी सरकार हो, BJP, कांग्रेस, UPA, ND, किसी की भी सरकार हो, केंद्र में भी राज्य में भी, हमें किसी से फ़ायदा नहीं होता। एक चीज़ को मैं 100 to 1000% क्लियर कर देता हूँ, 5 लाख तक आयुष्मान में जिसको भी फ़ायदा मिल रहा होगा उसे पता है, राशन के नाम पे राशन किसको मिला उसे पता है, मिडिल क्लास जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको सरकार के द्वारा किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक चीज़ मैं क्लियरली कह दे रहा हूँ। तो ये था। ऊपर से अभी 1-2 ही केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस, सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा है कि भाई जो भी मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं इसके अंदर वो फॉल्स होते हैं, झूठे होते हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर इस और 21वीं सदी 22वीं सदी में इस प्रकार की हालत है, हम जेन जेड कह रहे हैं, हम कह रहे हैं खुद को कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी देश मेड इन इंडिया होगी, आत्मनिर्भरता के रूप में हम बहुत ही विकसित देशों में से एक, विकासशील नहीं विकसित देशों में से एक बनना चाहते हैं। और उस ख्वाब के बीच में अभी, हाँ, नीट UG वाले के अंदर विवाद आपने देखा ही होगा कि जो 0 नंबर भी लाएगा उसके लिए भी कट ऑफ में, वो भी नीट के अंदर, एम्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर उसको मिल जाएगा। तो अगर वो 0 नंबर वाला पहुँचेगा कहीं और अगर वो इलाज करेगा तो उससे कौन इलाज कराएगा? वो, क्या आपको लग रहा है कि आत्मनिर्भरता के हमारे दृढ़ संकल्प जो है उसके नींव को मजबूत करेगा? हमें किसी, देखिए असदुद्दीन ओवैसी की एक बात जो अभी उसने फिलहाल में कहा कि फाइनेंस के तौर पे हम इनकी सहायता कर सकते हैं। सेम कॉपी पेन है भाई, सेम कॉपी पेन से हम भी पढ़ रहे हैं, सेम कॉपी पेन से वो भी पढ़ रहे हैं। आज़ादी के 70 साल हो गए, 70 साल से लगभग ज़्यादा हो गए, और 70 साल में अभी भी आप अति पिछड़े ही रह गए। संविधान बनाया कि ओरिएंटेड किसके गया? आपको हर चीज़ दिया गया संविधान के थ्रू, सरकार के थ्रू, फिर भी आप पिछड़े रह गए। दोष देना बहुत आसान है कि ब्राह्मणों ने शोषण किया,
ब्राह्मणों ने अगर शोषण किया होता तो आज देश के अंदर ब्राह्मणों की जो हालत है कि अपने जीव को उपार्जन के लिए आज भी वो कर्मकांडी ब्राह्मण और याचक और याचिका में लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ब्राह्मणों, क्षत्रिय और राजपूतों ने इस प्रकार से शोषण किया है, फिर भी उनकी वो 10-5% होकर भी इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, और आप इतनी सारी संख्या बल में होने के बाद, रिजर्वेशन होने के बाद, हर जगह आपकी चीज़ें मिलने के बावजूद भी, तो कमी खोजना बहुत आसान है, किसी के सामने एक्सक्यूज़ देना बहुत आसान है, पर टू डेयर टू डू सो, टू डेयर टू कि आगे आएँ और उस चीज़ को टैकल करें कि हमारे कमी क्या है। अभी क्रीमी लेयर को लेकर देखिए, मंडल कमीशन आया, मंडल के अंदर ओबीसी को आरक्षण दिया गया, ओबीसी का दायरा कितना बढ़ा दिया गया। बहुत सारी जाट कम्युनिटी क्या थी, जनरल थी, स्टेट के अंदर उन्होंने आंदोलन किया, उसे मिल गया। मराठा आंदोलन किया, मराठाओं को आरक्षण मिल गया। तो फिर आप ऐसा करिए कि पूरा जो सिस्टम है उसको रिजर्व कर दीजिए कि हाँ भाई एक 10 सीटें हैं, तो 9 सीटें पहले से रिजर्व है, और एक सीट पे जितनी जनरल कास्ट है वो फाइट करे। मराठाओं ने आंदोलन किया तो मराठा आंदोलन के बाद आपने उन्हें दे दिया आरक्षण। जाटों ने आंदोलन किया, आपने दे दिया। क्यों? वोट है उनके पास, वोट बैंक है। आपको लग रहा है कि जनरल कैटेगरी कितने हैं, कहाँ रोड पे? कोई रोड पे नहीं आने वाला, क्योंकि हम सभ्य समाज से आते हैं, हमें पता है कि भाई किस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, किस तरह से अपने हक को छीनते हैं। अगर रोड पे आना भी पड़ेगा तो हमारा समाज तैयार है रोड पे आने के लिए। और ये मैं जातिवाद भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे भी पता है कि इसका मिसयूज़ किस तरह से होता है हमारे गाँव में। मैं अपने गाँव पे हूँ अभी, और मैं गाँव पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के लोगों के साथ ही नहीं बैठता, मैं दूसरे इलाकों में भी जाता हूँ। हमारा गाँव बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर भी इस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई जो SC ST एक्ट में, हमारे गाँव में कितने सारे केसेस ऐसे हैं जो फेक SC ST एक्ट है, फेक SC ST केसेस है। मैं आपको बता सकता हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जो आप चना खाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। चना की जो खेती होती है, ठीक है, यहाँ सामने है मेरा खेत, चना की उसमें खेती होती है। क्या करते हैं ये जो लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और जो SC ST कह लो, इधर जो भी दलित रहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जाएंगे उस खेत के अंदर, ठीक है, जाएंगे, पेड़ छोटा छोटा, उसकी साग खाते हैं, ठीक है, उसका साग पूरा ऐसे पेड़ से नोच लेंगे, ठीक है। अगर उन्हें कोई डांट दिया तो भाग गए, अगर उन्हें आप मार दिए तो अपने बाप दादा को लेके आते हैं और कहते हैं कि मरला हा पैसा दा, भोजपुरी में बता रहा हूँ कि मरला हा पैसा दा ना तो SC ST एक्ट लगवाई। और जाके केस करेगा तो स्पेशल कोर्ट होता है, आपको मैं और बता देता हूँ, स्पेशल कोर्ट होता है SC ST एक्ट, और उनके साथ उनको वकील भी दिया जाएगा, सारा संसाधन भी दिया जाएगा, और आप जाइए डेली हाजिरी लगाइए सिविल कोर्ट में, समझ रहे हैं। तो ये हालत है, आप उनको बोल नहीं सकते, आप उनको बोल के देखिए तुरंत SC ST एक्ट लगवाएंगे। और वो साफ ऐसे कह रहे हैं कि मरबा मार के देख, बोल के देख। आप समानता फैलाना चाह रहे हैं समाज के अंदर वाया डिस्क्रिमिनेशन हटाने के तौर पे, और आप कर क्या रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट ही कर रहे हैं। आप जनरल कास्ट को और इस तरह से करके उनके अंदर और सुपीरियरिटी डाल रहे हैं। अगर नहीं भी होगा तो भी कहेगा कि चलो हमारे खिलाफ सरकार बोल रही है, इसका मतलब हम कुछ तो सुपीरियर। और हालत भी ख़राब, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे गाँव के ब्राह्मणों की हालत देखिए। तो आप कहने के लिए डिस्क्रिमिनेशन हटाने के पीछे जा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के अंदर अगर रेशनल होकर, लॉजिकल होकर आप चीज़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि यह तो एक तरफा चल रहा है सारा सिस्टम। आज के समय भी अगर इस प्रकार के एक्ट आएंगे तो उससे किस पे परिणाम पड़ेगा? आप समाज में और भी तो अराजकता फैला रहे हैं कि भाई अब डिस्क्रिमिनेशन और भी बढ़ेगा। तो ये था, आप विचार करिए इस चीज़ पर। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से हिंसात्मक चीज़ें हों, बांटने की काम। देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, हमें वहीं रहना है, हमें इस गांव में ही रहना है, हमें उस शहर में रहना है, हमें अपने आसपास के लोग, वी कांट चेंज आवर नेबर, वी कांट चेंज आवर प्लेसेस, ठीक है। सरकारें आएंगी जाएंगी, उनका तुष्टिकरण की राजनीति है, परंतु इसका एक निष्कर्ष ऐसा निकले जिसके चलते हम इस तरह से कह पाएँ कि भाई हाँ, हम एक सौहार्द समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ना कि आत्मनिर्भरता के तौर पे हम कहें कि माइनस नंबर वाला भी सेम डिग्री ले रहा है और 99% वाला भी सेम डिग्री ले रहा है। तो आप डिस्क्रिमिनेशन साफ तौर पे यहाँ दिखा रहे हैं। आप स्ट्रिक्ट करिए चीज़ों को, आप कहिए, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की दे दिए। 80 करोड़ लोगों को आपने धान चावल गेहूँ और चीनी आटा बांटा ना, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा, मैं इस पर क्या सोचता हूँ मैंने इस पर बता दिया। मैं नहीं चाहता मेरे यहाँ कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मैं खुद नहीं चाहता हूँ, और होता भी नहीं है हमारे यहाँ स्पेशली। लेकिन जो चीज़ें हैं अगर आप इस तरह से करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आने वाले समय में अगर उसके अंदर UGC बिल के अंदर भी, SC ST एक्ट के अंदर भी सुधार की बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं हुई तो इस प्रकार की एक कह सकते हैं जो वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो कल्चर होती हैं, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही होती हैं, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फिर वो उसका मिसयूज़ करेंगी। फिर पैसे लेके, उस जो लड़की का मैं बता रहा हूँ 50,000 दे के उन्होंने उस परिवार के आगे हाथ जोड़कर काम करा है कि भाई ये केस वापस ले लो। तो ये तो एक छोटा सा था, मतलब एक परिवेश के तौर पर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो अगर आप परिवेश को पूरा साफ़ सुथरा सराउंडिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से नहीं कह सकते कि आप 3 चीज़ों को एक जगह रखें और एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे। तो आप पहले से ही वो सोच के बना रहे हैं ना। तो मेरा ये टेक था इस चीज़ के अंदर, क्योंकि देखिए मैं भी यूनिवर्सिटीज़ में हूँ, मुझे भी मास्टर्स करना है, और हमारे साथ में बहुत सारे लड़के हैं। मैं बहुत सारे अपने छोटे वर्ग के जो समाज के लड़के हैं जो कि मेरे मित्र हैं, उनसे भी बात किया। उनका भी यही कहना है कि भाई नहीं होता है, बहुत रेयरली, और होता भी है तो आपस में मज़ाक के तौर पे लोग करते हैं। वो भी उन्हें गंदा बोलता है, गंदा इन द सेंस कि मज़ाक के तौर। तो अगर ऐसा होगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं।
बहरहाल जो मैं सोचता था मैंने आपके समक्ष रख दिया। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, कहीं सही भी हो सकता हूँ, लेकिन एज़ अ सिटीज़न मेरी यही है कि भाई अगर मेरे राइट्स का हनन ना हो, सामने वाले के भी राइट्स की हनन ना हो। क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का ये लोग संज्ञान दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता, मैं हूँ बीटेक बैकग्राउंड का छात्र, लेकिन जितना मेरा मत था मैंने आर्टिकल 14 और 15 भी देखा। तो ये है कि भाई अब कवर अप किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, और भाजपा कवर अप करना चाह रही है, तो बहुत दिक्कत है इस चीज़ के अंदर। आप पहले उस चीज़ मध्य प्रदेश में देखिए 75% आरक्षण किया ना ओबीसी वाले, और केस कौन लड़ रहा है अगेंस्ट में, मतलब उसके फेवर में केस लड़ रहे हैं भाजपा। तो आपकी रणनीति तो साफ तौर पे थी कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे जो कास्ट जो मतलब थे, जो ओबीसी से एग्जेम्प्टेड थे, उसको ओबीसी में लाओ, वोट बैंक बनाओ, और फिर उसके बाद उनको आरक्षण दो, और फिर वो हमारा वोट देंगे ही। तो देखिए वोट की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, मेरा ये सोचना था। और आपको वीडियो कैसा भी जैसा भी लगा हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में आप भी हमें बता सकते हैं। और यही कहना चाहूँगा कि डू लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।